अब मार्केट के बड़े ट्रेंड्स की बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल। अभय जी, गुड आफ्टरनून। पहले इसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं क्योंकि अब ये एक नया इक्विलिब्रियम होगा ग्लोबल मार्केट के लिए। डोनाल्ड ट्रंप बैक एज प्रेसिडेंट। हमारे लिए तो खैर सबसे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले उनका ट्विटर फीड या उनका ट्रूथ सोशल फीड जो भी है वो चेक करने का, उसके बाद बाकी कुछ चेक करने का। लेकिन किन सेक्टर्स पर खास नजर रहेगी और भारत के लिए किस तरीके के अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट रहेंगी इस प्रेसिडेंसी में? देखिए, मुझे लगता है कि एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अब इंडिया के लिए वापस यूएस के साथ एक बड़ा ट्रेड पार्टनर बनने की। और आप देखिए, मैक्रो बिजनेस पॉलिटिकल सारे रिलेशनशिप सारे फैक्टर्स फेवर में हैं। तो हमारे लिए एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है दो तरफा। एक कि हम अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर पाए यूएस में। और मैं इसमें सिर्फ चाइना का रिप्लेसमेंट पे फोकस नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि वो एक बड़ी थीम है। पर उसको छोड़ दे तो भी हमारे कंपनीज़ काफ़ी कैपेबल हैं कि टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और कुछ एडवांस्ड या स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, केमिकल्स हैं, उनके लिए हम एक बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर्स बने यूएस के लिए। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट जो मैं देखना चाहूँगा, वो है कि हमारे फ्रेंडली रिलेशनशिप यूज़ करके हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकें यूएस से इंडिया में। और जैसा अभी एप्पल के साथ हमारा एक्सपीरियंस रहा है अंडर द पीएलआई स्कीम, हम $2 बिलियन के फ़ोन्स अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से बना के। उस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ और क्रिएट करें जहाँ पे यूएस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो इंडिया में, और इंडियन कंपनीज़ बाय देमसेल्व्स या इंडियन कंपनीज़ इन पार्टनरशिप विथ यूएस कंपनीज़ एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बने ग्लोबल सप्लाई के लिए। आई थिंक ये दोनों हमारे लिए बहुत गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है अनुज, जो हमको बिल्कुल मिस आउट नहीं करनी चाहिए। और इससे हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो ऑलरेडी पिकअप हो रहा है वो और पिकअप होगा। तो मेरी उम्मीद ये है कि इन दोनों सेक्टर्स में हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी एज इन्वेस्टर्स भी। भाई जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अमूमन दो सेक्टर्स को जोड़ते हैं हम, एक्सपोर्ट्स स्पेशली यूएस की तरफ जब हम बात करते हैं तो भारत से जो सरोकार होता है उसमें आ गया आईटी, जिस पे आपने टिप्पणी करी थी। बाकी फार्मा पे आपका व्यू क्या है इस वक्त, क्योंकि पेन यहाँ भी था और अभी की इवेंट? आई थिंक फार्मा एक फिनोमिनल अपॉर्चुनिटी है। मैं और मुझे कई बार लगता है कि शायद इन्वेस्टर्स का ज़्यादा फोकस नहीं है फार्मा पे अभी भी। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि इंडियन फार्मा कंपनीज़ हैं वो सिर्फ सस्ते जेनेरिक एक्सपोर्ट करते हैं, और सिर्फ इसलिए एक्सपोर्ट कर पाते हैं क्योंकि प्राइसिंग कम होती है ऑफ पेटेंट ड्रग्स की। पर वीरेंद्र, जितना मैंने नोटिस किया है पिछले 2-3 साल में, स्पेशली पिछले साल भर में, जो फ़ोकस है हमारी फ़ार्मा कंपनीज़ का बहुत बदला है। और वो बदला है कि एक सिर्फ़ प्राइस के बेसिस पे एक्सपोर्ट ना करें। ये ना बोलें कि अच्छा आपको कहीं और से $10 का मिलता है तो हम आपको $9 में दे देंगे, और फिर वो बोले कि 8 में मिलता है तो 6 में दे देंगे। आई थिंक गेम वहाँ पे काफ़ी चेंज हुआ है, और थिंकिंग चेंज हुई है इंडियन कंपनीज़ की। नए लॉन्चेस की, नए प्रोडक्ट्स की, सिर्फ ऑफ पेटेंट प्रोडक्ट्स पे फोकस ना करें। सीडीएमओ पे काफ़ी काम हो रहा है। सीडीएमओ पे मुझे लगता है अभी भी हम एक अपना सरफेस स्क्रैच करी है। तो मुझे लगता है एक फार्मा जो है अगले 5 साल में, मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि एक जो अभी हम जहाँ से हैं, वहाँ से ये ट्रिपल हो जाएगा पूरा सेक्टर वॉल्यूम वाइज़। सेक्टर पे आउटलुक पॉजिटिव है आपका। सर गुड आफ्टरनून, मैं श्रेया बात कर रही हूँ। सर बैंक्स पे मेरा सवाल है, जिस तरीके से हमें बैंकिंग में एक तेज़ी देखने को मिल रही है और स्पेशली इसको पुश किया कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट ने, हीरो ऑफ द डे, अच्छी खासी तेज़ी आज के सत्र में 10% से ज़्यादा उछलकर कामकाज करता हुआ। क्या बैंकिंग में ओवरऑल कोटक महिंद्रा के वजह से कॉन्फिडेंस लौटा है, या आने वाले वक्त में भी आपको लग रहा है कि ऐसे ही रैली हमें देखने को मिल सकती है? जी, मैं श्रेया, पिछले साल भर से हमारा व्यू ये है, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में एक भी लेंडर बैंक नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी 2-3 क्वार्टर का पेन बाकी है। कुछ एक आउट परफॉर्मर्स रहेंगे कोटक जैसे, डेफिनेटली हर इंडस्ट्री में होते हैं, जहाँ पे मार्केट उनको रिवॉर्ड भी करेगा। एक टफ टाइम में अगर पूरी इंडस्ट्री जा रही है और आप उसमें आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका रिवॉर्ड मिलना भी चाहिए, और वो मिल भी रहा है। पर 1-2 प्लेयर्स को हम छोड़ दें तो अभी भी जो पेन है पूरे सेक्टर को,
डिपॉजिट्स नहीं है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो बढ़ रहा है, डिलिंक्वेंसीज बढ़ रही हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स में हमने देखा कलेक्शन एफिशिएंसी 90% के नीचे चली गई है और नियर टर्म कोई ऐसा ट्रिगर नहीं है श्रेया कि ये रिवर्सल आएगा। तो इस समय मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए बैंक्स में। अगले 1-2 क्वार्टर में और भी अच्छे मौके मिलेंगे, थोड़ी पेशेंस रखें तो बेटर रहेगा बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में। बिल्कुल, थोड़ा सा केयरफुल रहें तो वो बेटर एक अप्रोच रहेगी यहाँ पर बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में। तो अभय जी, आप इस समय क्या बाय कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा ओवरवेट कहाँ पर हैं आप? जी अनुज, ओवरवेट अभी इस समय पोर्टफोलियो जो हमारा है वो जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर एक बड़ा सेगमेंट है जिसको ईएमएस हम कहते हैं, पर ईएमएस को भी मैं ब्रेक डाउन करूंगा क्योंकि उसमें काफ़ी अलग कंपनीज हैं जो अलग अलग स्ट्रैटेजी अलग अलग अप्रोच के साथ चल रही हैं और ये हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है। तो काफ़ी पब्लिक नॉलेज है इसके बारे में और ये मेरे बाय रिकमेंडेशंस नहीं है। तो ईएमएस स्पेस में जो भी लीडर्स हैं जैसे डिक्सन, एम्बर, केन्स, सिरमा, ये मुझे लगता है कि काफ़ी लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर्स हैं। हमेशा एक कंसर्न रहता है कि वैल्यूएशंस काफ़ी फॉरवर्ड ग्रोथ को डिस्काउंट कर रही है, पर अगर हम अगले 2-3 साल के ग्रोथ के बियॉन्ड भी देखें ग्रोथ, तो मुझे लगता है कि ये इतने महंगे स्टॉक्स नहीं हैं। ऑब्वियसली हम चाहेंगे सस्ता हो, पर मैंने देखा है ग्रोथ स्टॉक्स, अच्छी क्वालिटी के मैनेजमेंट, ये रेयर कंपनीज होती हैं, तो सस्ती लेना सिर्फ मुश्किल होता है। दूसरा है फार्मा। फार्मा हमारा ओवरवेट है बोथ एक्सपोर्ट्स के लिए और डोमेस्टिक सीडीएमओ जो भी एक स्पेस एमर्ज हो रहा है विंडलास और एक्विम्स जैसी कंपनी में। तो ये दो और इंश्योरेंस हमारा तीसरा ओवरवेट है, लाइफ और नॉन लाइफ। तो अनुज, ये 3 स्पेस है जो पोर्टफोलियो में ओवरवेट है इस समय। जी, आपने एफएमसीजी में कुछ ऐड किया आप लोगों के पीएमएस में, और क्या ये सोच, ये कयास लगाना कि शायद मिडिल क्लास या फिर एटलीस्ट लोअर 2 ब्रैकेट्स में कुछ टैक्स रिलीफ मिले डिमांड को पुश देने के लिए, इज इट पॉसिबल, लुक्स पॉसिबल टू यू? आपका एफएमसीजी पे आउटलुक इस वक्त? नहीं, एफएमसीजी पे अब थोड़ा कंस्ट्रक्टिव है वीरेंद्र, बिकॉज मुझे लग रहा है कि काफ़ी जो क्लीन आउट होना था, काफ़ी जो मार्केट शेयर लॉस किया बड़ी कंपनीज ने, अब वो भी अपनी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। हमारी जो बात हुई थोड़े पिछले 2-3 हफ्तों में, ये चेक करने के लिए कि आप लोकल ब्रांड्स को मार्केट शेयर सीड कर रहे हैं, तो एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी क्या है अब। तो अब मुझे लग रहा है कि ये कंपनीज अब एक प्राइसिंग एज अ ट्रिगर यूज करने वाले हैं। पहले एक अप्रोच था, थोड़ी एरोगेंस थी कि हम इतने बड़े ब्रांड हैं कि हम क्यों डिस्काउंट करें, कस्टमर तो हमारा ही मान लेंगे। पर जो हमने 2 क्वार्टर में पिछले डाउन ट्रेडिंग देखी अक्रॉस पर्सनल केयर और फूड दोनों में, अब मुझे लगता है कि ये थोड़ा रियलिटी चेक है बड़ी एफएमसीजी कंपनीज के लिए कि प्राइसिंग अफोर्डेबल करनी पड़ेगी। अगर शॉर्ट टर्म में मार्जिन भी अपने सैक्रिफाइस करने पड़े तो वो करेंगे। तो एक बहुत बड़ा फोकस है मार्केट शेयर पे। तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है क्योंकि एक ये सेक्टर है जो ग्रोथ सेक्टर होना चाहिए, पर जिसने बिहेव नहीं किया है ग्रोथ सेक्टर के लिए तरह से पिछले 2 साल में। मुझे लगता है इस सेक्टर में ग्रोथ आएगा। अभी हमने लिया नहीं है कुछ, पर लेंगे। अभय जी बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बार थोड़ा सा इस पर डाइवर्ट कर रहा हूँ। देखिए, जोमेटो के नंबर्स आ रहे हैं और नंबर्स जो हैं वो थोड़े से एस्टिमेट से कम लग रहे हैं। 59 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है जो घटा है, और प्लस 267 करोड़ का एस्टिमेट था, तो उसके मुकाबले तो नंबर जो है वो थोड़ा सा आप देखेंगे तो फीका ही लग रहा है। और उसके अलावा बाकी नंबर्स पर भी एक बार ज़रा नज़र घुमाते हैं। आई थिंक टॉप लाइन भी जो है वो भी थोड़ा सा एस्टिमेट से नीचे ही आई है। 5405 करोड़ की टॉप लाइन है, 5464 करोड़ का एस्टिमेट था यहाँ पर, तो वो भी थोड़ा सा आपके लिए एस्टिमेट से कम है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट जो है एक्चुअली गिरा है काफ़ी, 57% नेट प्रॉफिट गिरा है। आप देखते हैं इसमें कोई वन ऑफ है या नहीं है, क्योंकि उससे काफ़ी कुछ इम्पैक्ट आएगा। तो आई थिंक इसका एक बार इबिडा नंबर और फ्लैश कर दीजिए, वो एक बार मिल जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा इस पर एक व्यू लेने में आसानी रहेगी। लेकिन प्राइमा फेसी इन नंबर्स पर अभय जी, जोमेटो जहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली हुई थी पिछले साल, क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा है कि एक मैंने बहुत अच्छी कमेंट पढ़ी थी, क्विक कॉमर्स इज सो हॉट इट माइट बर्न इटसेल्फ। आपका क्या व्यू होगा? नहीं, आपने अपने सवाल का जवाब भी दे दिया अनुज उसी कमेंट में। तो मेरा व्यू यही है कि इन रिजल्ट्स को एनालाइज करना और कंपेयर करना सीक्वेंशली या पिछले क्वार्टर से बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी वन ऑफ्स होते हैं और काफ़ी नॉन कैश डेबिट्स भी होते हैं, जैसे ईसॉप
की जो कॉस्ट है। तो पर ब्रॉडली हम देखेंगे, मुझे लगता है ये स्पेस में क्विक कॉमर्स में दोनों कंपनीज़ हैं अपने कोर वैल्यूएशन से, फेयर वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही हैं। और जो ग्रोथ था इसमें थोड़ा मुझे लगता है क्वेश्चनेबल है, क्योंकि काफ़ी एक हैबिट चेंजिंग कंपनीज़ हैं। इस समय हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है ये दोनों कंपनियाँ। थोड़ा मुझे इंतज़ार रहेगा कि एक सेक्युलर ग्रोथ ट्रेंड की विजिबिलिटी आए, तब प्रोबेबली हम देखेंगे अनुज। बिल्कुल 162 करोड़ का एबिडा आया है, जबकि एस्टिमेट 258 करोड़ का था। तो अब इसको सिंपल कहें, ख़राब नंबर जोमेटो के, और इनफैक्ट बेहद ख़राब नंबर। लेट मी पुट इट दिस वे, 3% का एबिडा मार्जिन है, एस्टिमेट 5% का था। श्रेया देखिए, इसमें क्या है ना, मैं हर किसी से इस चीज़ में सहमत हूँ कि अब हम ज़िंदगी में इतना यूज्ड टू हो गए हैं, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, लेकिन फैक्ट ये भी है कि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। और अब इस कंपटीशन में कहीं आप एकदम वेफर थिन मार्जिन पे तो काम नहीं कर रहे हैं। और जब मार्जिन हो ही 3-4% का, क्विक कॉमर्स ईबिट में 30 करोड़ का घाटा है। मतलब आपका जो ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की उम्मीद थी, वहाँ पर एक्चुअली घाटा है करीब करीब 30 करोड़ का। तो जो सबसे ज़्यादा री रेटिंग का फैक्टर ही रहा था जोमेटो के लिए, वो ब्लिंकिट था। बहुत लोगों का मानना था कि ब्लिंकिट की वैल्यूएशन जो है अब वो फूड डिलीवरी बिजनेस से ज़्यादा हो चुकी हैं। उसमें अगर आप उल्टा घाटा डिलीवर कर रहे हैं और आगे जाकर अगर इसकी वजह से दिक्कत आती है, अब मैं देखूंगा कि कल किस तरीके के यहाँ पर ब्रोकरेज व्यूज़ आते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, स्टॉक करेक्ट हो चुका है। 300 का हाई था इसका, 300 के हाई के मुकाबले 240 पर आ चुका है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन नंबर्स पर एक बार के लिए स्टॉक वापस 200 भी जा सकता है एक बार के लिए, और ये दिक्कत रहेगी। इवन स्विगी देखिए आप, स्विगी पर भी जब हमने आईपीओ पे बहुत पॉजिटिव व्यू लिया था, वहाँ पे उसको बहुत बड़ी रैली भी हुई, लेकिन वहाँ पे भी अब थोड़ा सा करेक्शन आने शुरू हो गई है स्विगी पर भी। तो ये देखिए कहाँ से, आई थिंक 600 रुपये के हाई तक गया था ये स्टॉक, ये भी करेक्ट हुआ है काफ़ी हद तक। तो थोड़ी सी यहाँ पर इनफैक्ट सर, आप ब्लिंकिट की बात कर रहे थे, मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी, रेंटल्स, कस्टमर्स के प्रति लॉयल्टी दिखाना, ये सब ज़्यादा थोड़ा हानिकारक हो रहा है जोमेटो और ब्लिंकिट के लिए स्पेशली। इसका असर देखने को मिला है एबिट में। बिल्कुल। तो देखिए खैर, एक क्वार्टर से ये कहना थोड़ा टफ हो जाएगा कि बस अब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन जो भी है, मार्केट तो क्वार्टर से क्वार्टर तक चलता है, तो इसलिए इस क्वार्टर में तो फूड डिलीवरी का ईबिट बढ़ा है 26%, ये पॉजिटिव है। तो ठीक है, क्विक कॉमर्स में थोड़ा लॉस, लेकिन फूड डिलीवरी में नंबर अच्छे लग रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अभय जी, एक सवाल मेरा बजट को लेकर है। बजट आने में बस सब कुछ 2 वीक ही रह गए हैं। बजट को मद्देनजर क्या आपने कोई पोर्टफोलियो में चेंजेस किए हैं? साथ ही एक्सपेक्टेशंस क्या रख रहे हैं आप बजट से इस बार? जी देखिए, पोर्टफोलियो में अभी कोई चेंजेस नहीं किए, पर एक्सपेक्टेशंस हाई है हमारी, मार्केट की नहीं है। जितने मार्केट पार्टिसिपेंट से मैं बात करता हूँ, कॉर्पोरेट सेगमेंट से, इतना कोई जोश नहीं है कि बजट में कुछ बहुत बड़े चेंजेस होंगे। पर मेरी उम्मीद थोड़ी हटके, मुझे लगता है कि ये एक सरकार के लिए सिग्नलिंग का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एक सिग्नलिंग की मार्केट, क्योंकि वो ग्रोथ पे फोकस करना चाहते हैं। और ग्रोथ पे फोकस करने के लिए टैक्सेशन को सिंपल करना, अफोर्डेबिलिटी बढ़ाना, बाइंग पावर कंज्यूमर को देना, और रेगुलेशन को निकालना। इतने सारे हम ओवर रेगुलेटेड है हर इंडस्ट्री में। ये एक सिग्नलिंग की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि जब से हमने देखा पिछले साल भर से जिस तरह से जीडीपी का ग्रोथ की दर कम हुई है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, बाइंग पावर कम हुई है, कंजम्पशन कम हुआ है, काफी सारे सेक्टर हर्ट हैं इसकी वजह से। तो अब सरकार क्या करे अपनी तरफ से, उनको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा करके। तो अगर उन्होंने नहीं किया और इट इज अगेन एक वही रिटोरिकल बजट है, मी टू बजट जिसको मैं कहूंगा, तो मुझे लगता है मार्केट में काफी बड़ी निराशा होगी इसके बाद। और ये सरकार के लिए है, फ्रैंकली बहुत बड़ा इवेंट है मेरे हिसाब से, छोटा इवेंट नहीं है। अगर सरकार ने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज नहीं किया टू ब्रिंग एनिमल स्पिरिट्स बैक, तो मुझे लगता है कि मार्केट इसको काफी नेगेटिवली लेगा। अच्छा अभय जी, आते आते आखिरी प्रश्न आपसे। इंश्योरेंस कंपनियों के आपने इस बार के आंकड़े देखे भी होंगे कुछ। आई थिंक प्राइस एक्शन तो इन कंपनियों का स्टेबल हुआ है और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, क्योंकि प्राइस डैमेज काफ़ी हुआ था। और अब तक के नंबर्स को देखने के बाद आप लोगों ने क्या सेंस और क्या व्यू लिया है इंश्योरेंस कंपनियों पर? हम वीरेंद्र पिछले 6 महीने से ओवरवेट हैं इंश्योरेंस में, और सारे बड़े नाम इस समय पोर्टफोलियो में हैं। मुझे लगता है लाइफ, नॉन लाइफ, ये दोनों सेगमेंट्स हैं जो
बढ़ रहे हैं डिस्पाइट चैलेंजेस, और चैलेंजेस जो हमने क्रिएट किए हैं उसमें दो बड़े हैं। एक तो आईआरडीआई का एक बड़ा स्टबर्न सा एटीट्यूड है कि इनोवेटिव पॉलिसीज को हम नहीं लॉन्च करने देंगे, और उसकी वजह से मुझे लगता है इंश्योरेंस की ग्रोथ इंडिया में जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं। दूसरी तरफ ये जो जीएसटी का इशू हमेशा आता है कि क्यों 18% जीएसटी है हेल्थ पॉलिसीज पे, सरकार को क्या फायदा हो रहा है प्रीमियम बढ़ा के एक आदमी का जो 1000 1200 2000 रुपए का इंश्योरेंस का प्रीमियम देके पॉलिसी लेना चाहता है तो उसके ऊपर जीएसटी क्यों लगे। तो ये जो दो बड़े नेगेटिव्स हैं, इसके बावजूद ग्रोथ है मैं कहूंगा इंश्योरेंस सेक्टर में। और अगर कुछ भी मैक्रो लेवल पे बेनिफिट मिलता है इंश्योरेंस कंपनी का, तो मुझे लगता है ये जो ग्रोथ अभी हम देख रहे हैं यहाँ से डबल हो जाएगा, क्योंकि डिमांड बहुत है, प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा है कि एम्प्लॉयर्स भी अब दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो बहुत पॉजिटिव व्यू है वीरेंद्र। और ये जो करेक्शन में इसमें हमने अपॉर्चुनिटी ढूंढी है, और लॉन्ग टर्म व्यू है इसमें 3 से 5 साल का। अभय जी बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद शानदार बातचीत रही आपसे आज की, और सभी इंडस्ट्रीज पर सेक्टर्स पर अपना व्यू रखने के लिए और बजट एक्सपेक्टेशन पे भी बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।